सवाल है जो हमारे बोर्ड परीक्षार्थियों द्वारा पहुंचाए गए हैं। आपके अनुभव से हम सभी एक अच्छा मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। पहला सवाल है जो पूछा गया है कक्षा 10 की छात्रा प्रतिभा द्वारा। बोर्ड परीक्षा को लेकर अक्सर छात्र अत्यधिक तनाव में रहते हैं। आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? तनाव, अभी मैंने थोड़ा सा बताया तनाव क्या है। टेंशन अंग्रेजी बोलते हैं। उसका व्यावहारिक अर्थ कोई अगर समझ लेगा तो वो तनाव समझ लेगा। आप कोई भी रस्सी, कोई भी धागा जमीन पे छोड़ दीजिए तो क्या है, अपने मैक्सिमम रिलैक्स कंडीशन में, ठीक है ना, रिलैक्स मतलब शांत अवस्था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं उसके अंदर। लेकिन धीरे धीरे एक सिरे को पकड़ के एक कोई व्यक्ति अपनी ओर खींचना शुरू करे और दूसरे सिरे को पकड़ करके दूसरा कोई व्यक्ति अपनी ओर खींचना शुरू करे, क्या दिखाई देगा? उसकी जो शांत अवस्था है धीरे 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 किसमें आनी शुरू हो जाएगी? तनाव की स्थिति में आएगी। धागे के दोनों सिरों को दो विपरीत दिशाओं में जब हम खींचना शुरू करेंगे तो धागे में क्या उत्पन्न होगा? तनाव। और ज्यादा तनाव उत्पन्न कर देंगे तो क्या हो जाएगा? धागा टूट जाएगा। जीवन में भी यही स्थिति है। मन में जब हम दुविधा में रहेंगे, दो विपरीत दिशाओं में सोचना शुरू करेंगे किसी एक कार्य को लेकर के, तो ऐसी स्थिति में मन में क्या पैदा होगा? तनाव पैदा होगा। और उस चिंतन को जितना ही बढ़ाते चले जाएंगे तनाव बढ़ता चला जाएगा। और जब तनाव अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो वही बच्चा अपनी जिंदगी को समय से पहले ही खत्म करने का संकल्प लेगा। तो तनाव में नहीं आना है। तनाव में नहीं आने के लिए क्या करना है? हमें सिर्फ एकोन्मुखी सोच, पहले एकोन्मुखी सोच का मतलब क्या हो गया? अगर हम विद्यार्थी हैं, कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा देनी है, तो हमें शुरू से एडमिशन के पहले दिन से लेकर के और परीक्षा समाप्त होने के आखिरी दिन तक पढ़ाई की ओर अधिक से अधिक सोचते हुए अपना बेस्ट एफर्ट करना है। अब आप सोचें कि हम पढ़ भी लें, जरा सिनेमा भी रोज देख लें, पढ़ भी लें, जरा सा हम ननिहाल भी चले जाएं, पढ़ भी लें, जरा सा हम उधर भी चले जाएं, पढ़ भी लें, जरा सा जो हम ये भी कर लें, तो क्या है? कई दिशाओं से आप तनाव पैदा कर रहे हैं अपने दिमाग के अंतर्गत। और जब परीक्षा सामने आ जाएगी वो तो डेट करने वाली नहीं है, वो तो रहेगी ही रहेगी। तब वो तनाव आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा कि आप कांपने लगेंगे, डरने लगेंगे, पसीने आने लगेगा। और अंत में ऐसा भी हो सकता है कि आप इतने नर्वस हो जाएं कि कोई न कोई बहाना बना ले और गार्जियन को कहें कि हम परीक्षा देने की स्थिति में नहीं है, हमारा मेडिकल दिलवा दीजिए, चाहे ये हो जाएगा, हम एक साल फिर से दोबारा पढ़ लेंगे। और फिर भी आप बैठते हैं तो परीक्षा फल आपका नकारात्मक आता है। और जब नकारात्मक आता है तो पहले से ही भयभीत रहते हैं, और परीक्षा फल जब नकारात्मक आता है तो यही तनाव अंततः आपको जो है वह बहुत ही गलत दिशा में, यानी अंधेरी दुनिया में आपको ले जाने के लिए विवश कर देता है। तो उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने उद्देश्य को पहचानिए और उद्देश्य को हासिल करने के लिए जो रास्ते बताए गए हैं सिर्फ और सिर्फ उसी रास्ते पे चलिए, बाकी अन्य किसी विचलन के रास्ते पे मत जाइए, कभी तनाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब उस एकल रास्ते पे चलेंगे तो उस पर चलने के लिए आपने प्रबंधन के जो तीनों सूत्र सीखे हैं वो जरूर आप अप्लाई करेंगे। और जब अप्लाई करते हुए आप उस रास्ते पे जाएंगे तो आपका समय अंतर्गत ही सारा पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा और तब आप परीक्षा में उच्च मनोबल के साथ खुशी मन से बैठेंगे, परिणाम भी अच्छे आएंगे, परसेंटाइल भी अच्छा आएगा, स्कूल में, समाज में चारों तरफ आपकी वाहवाही भी होगी। ठीक है, धन्यवाद सर। अब हमारा दूसरा सवाल है कक्षा 9 की छात्रा सोनी सिंह के द्वारा। उनका सवाल है, कई बार विद्यार्थी यह नहीं समझ पाते कि कौन से विषयों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? विषय हर एक बच्चे के लिए अलग अलग महत्व के होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस विषय में ज्यादा है। किसी बच्चे को गणित बहुत कठिन लगता है तो किसी बच्चे के लिए गणित जो है खेल के समान दिखाई देता है। किसी बच्चे के लिए अंग्रेजी बहुत कठिन लगता है तो कोई बच्चा अंग्रेजी बोलने लिखने में बड़ा खुशी का, आनंद का अनुभव करता है कि 10 लोगों को मिलते ही जो है भोजपुरी समाज का है लेकिन अंग्रेजी में बात करना पसंद करेगा। किसी को कुछ लिख के संदेश देना है तो अंग्रेजी में लिख करके भेजना शुरू करेगा, बिना ये सोचे कि मेरी हो सकता है कोई स्पेलिंग गलत हो जाए, बिना ये सोचे कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है। तो क्या है, अंदर से उसने अपने भय को समाप्त करके जिसमें रुचि है उसमें अधिक से अधिक करने का उसने प्रयास करना शुरू किया। अब इसमें है कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जो विषय आपको डिफिकल्ट लग रहा है किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा स्तर पे, तो डिफिकल्ट लगने का मतलब कि आपने उसको या तो मनोयोग से पढ़ा नहीं है,
अथवा कक्षा शिक्षण के दौरान आपने अपना अटेंशन वहां नहीं दिया है, अथवा शिक्षण पद्धति में कहीं न कोई एक कमी है। कहाँ कमी है, इसको पहचानते हुए सबसे पहला प्रयास यही करना है कि आप अपने उस विषय अध्यापक के संपर्क में आइए जिस विषय को आप कठिन समझते हैं। आप उनसे उस विषय के बेसिक्स से सीखना शुरू कीजिए। हो सकता है आप 10 में आ गए और आपको जोड़ घटाना गुणा भाग ही नहीं आ रहा है और सीधे आप लग रहे हैं फार्मूला हल करने के लिए, तो कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो सर आपकी उस कमी को पहचान लेंगे कि आप इस विषय में कमजोर क्यों हैं। 2-4 सवाल पूछ करके ही, आपसे 2-4 एक्सरसाइज करवा करके ही वो भांप लेते हैं कि आप कहाँ कमजोर हैं। जहां आपको कमजोरी पता चल गई तो सर आपको डिवोटेड होकर के पहले बेसिक्स क्लियर कर देंगे, और जब बेसिक्स क्लियर कर देंगे आपके अंदर अपने आप अंधेरा दूर होता हुआ दिखाई देगा। फिर आप उन फार्मूलेज को धीरे धीरे किस क्वेश्चन पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होना है, कौन सा सूत्र लगा करके किस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए इसके हल तक जा सकते हैं, आंसर तक जा सकते हैं, धीरे धीरे आपके अंदर समझ विकसित होने लगेगी। लेकिन किसी एक विषय को कठिन मान करके उसके साथ फिर आप कभी जुड़िए ही नहीं, उसके विषय के अध्यापक के साथ कभी जुड़िए ही नहीं, तो जीवन भर वह आपसे भी नहीं जुड़ेगा। ठीक है ना। आप दोनों आपस में एक दूसरे से हमेशा 36 के आंकड़े में संबंध में आ जाएंगे। 36 समझ ना, दोनों के मुंह विपरीत दिशा में हो गए, और तब फिर जीवन भर आप उस विषय को न सीख पाएंगे और न ही उसमें रुचि होगी, न ही आप उस विषय को लेकर कुछ आगे कर पाएंगे। लेकिन यहाँ निराश होने की जरूरत नहीं। हर एक विद्यार्थी का कोई न कोई एक नेगेटिव पक्ष पढ़ते समय होता है। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके जितने विषय पढ़ाए जाते हैं सभी विषयों में समान दक्षता होती है, किसी न किसी विषय में वो पिछड़ जाते हैं। तो उस विषय को आप अगर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हम गणित को बार बार कहेंगे, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये 4 विषय सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे कला वर्ग का बच्चा हो, चाहे वह विज्ञान वर्ग का बच्चा हो, जीवन इसी से बनने वाला है, इसी 4 विषय से। तो किसी विषय को कठिन समझिए तो प्रश्न के उत्तर में क्या गया, उसमें आप अपने विषय अध्यापक से, आपके घर परिवार में कोई इस विषय को समझने वाला मिलता है उसके संपर्क में अधिक से अधिक रहिए और अपनी कठिनाइयों को प्रकट कीजिए। जब कठिनाइयों को प्रकट करेंगे तभी उसका समाधान आपका सामने वाला जो रिसोर्स पर्सन है वह दे सकता है। जब आप चुप रहेंगे आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। धन्यवाद सर। तीसरा प्रश्न हमारे विद्यालय की कक्षा 11 की छात्रा निधि यादव ने पूछा है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ छात्र परीक्षा के अंतिम दिनों में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं और घबरा जाते हैं। आप इस पर क्या सुझाव देंगे? ये शुरू में ही मैंने आपको बता दिया, खरगोश दौड़ करके आगे निकल गया और थोड़ी देर आराम करने लगा, पीछे मुड़ के देख करके कि उसका जो प्रतिद्वंदी है कछुआ अभी तो बहुत पीछे है और चलता भी बहुत धीमे है, जब तक वो मेरे करीब आएगा मैं एक छलांग और मारूंगा, मंजिल पे चला जाऊंगा। वह नहीं करना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुए और खरगोश की कहानी से पहला लेसन हमको यही मिलता है। तो आपने समय का प्रबंधन करके, पाठ्यक्रम का प्रबंधन करके नियमित रूप से आप अपने कोर्स को कंप्लीट करते रहेंगे तो अंतिम समय का वो जो भगदड़ है, परेशानी है, बेचैनी है, ठीक है, उस समय आप चाहें कि आप 2 रात में 364 रात के काम को पूरा कर लें, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या हम पूरे साल भर के बदले में 1 महीने, 12 महीने की जगह 1 महीने में ही 11 महीने का राशन पेट में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। प्रतिदिन हमें नियमित रूप से खाना है, तब उस खाने से जो पौष्टिक तत्व निकलने हैं वो शरीर में निकल करके आएंगे, हमारा जीवन धीरे धीरे आगे पुष्पित पल्लवित होता रहेगा। तो वैसे ही पढ़ाई भी है, नियमित रूप से हम पढ़ाई को अपने अंदर आत्मसात करते रहें, फिर नई चीज अगले दिन कुछ मिल रही उसको आत्मसात करें, फिर नई चीज अगले दिन मिल रही उसको आत्मसात करें। धीरे धीरे हमारे शरीर में ज्ञान का क्या होता रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा, और जब बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा तो अंदर से कॉन्फिडेंस होगा। तब परीक्षा से ठीक पहले, हफ्ते दिन पहले, महीने दिन पहले या 15 दिन पहले आपके अंदर भगदड़ नहीं होगी, मेरी तो तैयारी है नहीं, चलो रात भर दिन भर जाग करके पढ़ लेते हैं, सोकर। अगर रात भर जाग के पढ़ लोगे तो सुबह परीक्षा भी तो देने आना है, तो कॉपी पेपर मिलने के बाद आंखें लाल हो जाएंगी, आंखें इतनी भारी हो जाएंगी कि निरंतर आपकी आंखें ही जो है शक्ति में रहेंगी, तो कोई प्रश्न का उत्तर आप लिख नहीं पाएंगे। जो आ भी रहा होगा उसका भी उत्तर आपके द्वारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? दिमाग सक्रिय नहीं होगा, दिमाग सुस्त हो जाएगा। तो दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए नियमित शयन, विश्राम दिमाग को, वो बहुत जरूरी है, और वो तभी मिल सकता है जब हम अपनी दिनचर्या में कभी भी कहीं कोई ब्रेक ना आए। तो कठिनाई सिर्फ यही है कि बच्चे साल भर लापरवाही करें और परीक्षा कार्यक्रम जिस दिन आगे अखबार में छप गया कि 20 तारीख से परीक्षा होने वाली है, तो कुछ बच्चे उस दिन से कमर कस देंगे, अब पढ़ेंगे। और वो भी क्या करते हैं, केवल अब पढ़ेंगे, बोलते हैं, पढ़ते नहीं, फिर किसी काम में उलझ
गए, फिर किसी काम में उलझ गए। तो वही मैंने कहा जो डाइवर्जन है उसी को रोकना है, अपने सही रास्ते पर निरंतर चलते रहिए कछुए की तरह। आप खरगोश को देखें उतना आगे बढ़ गया, मैं तो अब पहुंच ही नहीं पाऊंगा, वो तो जीत गया। तो क्या खरगोश ने अपना प्रयास बंद कर दिया? नहीं किया, वो प्रयास करता रहा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप करेंगे, ये परीक्षा से पहले वाली घबराहट आपको नहीं होने वाली है। और ये मान के चलिए कि एक एक दिन बीतता है तो एक महीना बीतता है, या एक सप्ताह बीतता है, एक एक घंटे बीतते हैं तो क्या होता है? हाँ, हमारे 24 घंटे एक एक घंटे बिता करके ही बीतते हैं। तो हर एक समय का क्या है? महत्व है। उस समय को यदि गंवा देंगे तो आखिरी समय में आप चाहेंगे कि गंवाए हुए समय को, कार्य को हम कर लें पूरा, तो क्या हो पाएगा? बेचैनी, घबराहट आएगी और होने वाला काम भी नहीं हो पाएगा। धन्यवाद सर। अगला सवाल है कक्षा 12 की छात्रा मोहिनी गुप्ता द्वारा। उत्तर पुस्तिका को आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये परीक्षा से जुड़ा बिल्कुल प्रासंगिक प्रश्न है इनका। विषय से संबंधित जो भी ज्ञान है वो तो सटीक है। 2 गुणा गए 2 बराबर 4 ही होगा, कोई 5 या 3 तो कर नहीं सकता है। ठीक है? तो ज्ञान, किसी प्रश्न का उत्तर क्या है, अगर किसी विषय से जुड़ा हुआ है तो सटीक उसका उत्तर किताब में लिखा हुआ है, आपको क्लास में पढ़ाया गया है, समझाया गया। लेकिन क्या वही लिख देने मात्र से हमको पूर्णांक में पूर्णांक मिल जाते हैं? मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कम से कम न्यूनतम आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में कुछ बातों का ध्यान देना होगा, तभी आप कर पाएंगे। उसमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज आपको ये फोकस देनी है परीक्षा में कि प्रश्न पत्र जो हमको मिलते हैं वह प्रश्न पत्र, इसीलिए आपका प्री बोर्ड एग्जाम करवाया जाता है बोर्ड परीक्षा से पहले, कि आप प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र की रचना को देख लीजिए, कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं। हर प्रकार के प्रश्नों के उत्तर लिखने की शब्द सीमा आपको बता दी गई है, उस शब्द सीमा के अंतर्गत आपको उत्तर लिखना है। तो जब प्रैक्टिस करोगे नहीं तो परीक्षा के दिन क्या बढ़िया कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो प्रश्न पत्र के अनुसार आप प्रश्नों को उसी क्रम में उत्तर लिखना शुरू करें। पहली सावधानी, कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 1 लिख रहे हैं, तब तक बगल वाले पे नजर चल गई, प्रश्न नंबर 5 लिख रहा है और पता चल रहा है कि साल भर का हमारा अच्छा बच्चा है, विद्यार्थी, उसको आता है, आपको ये फील है, तो आप क्या करेंगे, देख करके सीधे प्रश्न नंबर 1 छोड़ करके पन्ना बदलेंगे, प्रश्न नंबर 5 लिखना शुरू कर देंगे। 1 पूरा नहीं हुआ, 5 शुरू कर दिया, और जब तक आपने 5 पूरा नहीं किया तब तक देख रहे हैं कि यार वो 8वां लिख रहा है, तो फिर आप 8वां भी नंबर डाल करके लिखना शुरू कर देते हैं। तो किसी प्रश्न का उत्तर भी आपका पूरा नहीं होता है, और प्रश्न के उत्तर आपके क्या है, किसी क्रम में नहीं। तो क्रमानुसार प्रश्न पत्र का उत्तर लिखिए। पहली चीज, प्रश्न नंबर 1 से लेके पढ़िए और अंत तक जाइए। जो प्रश्न नहीं आ रहा है तात्कालिक रूप से उसके लिए उतना जगह छोड़ दीजिए कॉपी में, बाद में जब दिमाग में याद आएगा तो लिख लेंगे, नए दिमाग में आएगा तो वहां पे एक क्रॉस लाइन खींच देंगे, ताकि उस पर कोई विपरीत चीज न लिख के आपको फंसा सके। दूसरी चीज कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखते समय थोड़ा सा आकर्षक स्याही के पेन्स का इस्तेमाल कीजिए। परीक्षक की आंख चिपक जाए आपकी कॉपी, क्योंकि परीक्षक के पास एक साथ कई 100 कॉपी जांचने के लिए आ गई है और समय निश्चित है, उसी में उसको जांचना है। तो जब तक परीक्षक की आंख आपकी कॉपी आकृष्ट नहीं कर पाएगी, मैग्नेटाइज नहीं कर पाएगी, चुंबक की तरह बांध नहीं पाएगी, तब तक फिर आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। एक एवरेज मार्किंग को टीचर करके निकल जाते हैं कॉपी में। तो ऐसे में थोड़ा सा हेडिंग पेन्स का इस्तेमाल करें, थोड़ा हाईलाइटर पेन्स का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो 2, 4, 5 रुपए की चीजें हैं, परीक्षा के समय जरूर उसका प्रयोग करें। तो किसी एक रंग के स्केच पेन से आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख दीजिए। फिर जो सामान्य लिखने वाला पेन होता है उस कलर से, नीला, काला, जो भी आप पसंद करें, हरा, लाल छोड़ करके उस रंग से सामान्य उसका उत्तर लिख दीजिए। फिर उसके बाद एक और काम आप कर सकते हैं, जो उत्तर खत्म हुआ, अगर 1 नंबर का भी सवाल है, आधे नंबर का भी सवाल है, जैसे पूछ दिया कि जीव विज्ञान के जनक कौन थे, आपने अरस्तु, केवल 1 शब्द का उत्तर लिखना है, लेकिन प्रश्नोत्तर 1 हेडिंग डाल दिया, क, 4 सवाल उसमें लिखे हैं, क, ख, ग, ए, बी, सी, डी, प्रश्नोत्तर 1 क हेडिंग पेन से लिख दिया, नीचे केवल उत्तर लिख दीजिए। अगर ए, बी, सी, डी या 1, 2, 3, 4 विकल्प के रूप में प्रश्न आया है, तो जो विकल्प संख्या है 4 लिखा है तो 4 जो नाम लिखा है अरस्तु आपने लिख दिया। फिर इस पे स्केल रखिए अपने पास, जो आपने हेडिंग पेन से हेडिंग डाल रखा है प्रश्नोत्तर संख्या, उसी स्केच पेन से पटरी रख करके, कॉपी में लाइन तो बनी ही रहती है, आप पूरी लाइन से उसको क्या कर दीजिए, लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए, तुम्हारा काम यहाँ खत्म, अब आगे तुम नहीं दिखाई दोगे। तो थोड़ा आकर्षक आ जाए, क्या आपने सीमाओं में अपने प्रश्नोत्तर
को बांध दिया है तो परीक्षक देख ली जो इस प्रश्न का काम यहाँ खत्म हो गया, अगला प्रश्न टेंशन में आ गया। प्रश्न उत्तर 1 ख, दूसरी हेडिंग उस लाइन के नीचे है, आपने लिख दिया। फिर उसका उत्तर जैसे आपने लिखा, फिर से आपने उसको जो है उसी मार्कर पेन से जो क्या कर दिया, एक लाइन खींच दिया, नंबर 1। नंबर 2, जब रनिंग मैटर लिखते हैं जिसमें आप 4 लाइन 5 लाइन आधा पेज का उत्तर लिखते हैं, तो प्रत्येक कंटेंट में क्या महत्वपूर्ण चीज है जो परीक्षक की नजर में लाई जानी जरूरी है, तो उसे या तो इन्वर्टेड कॉमास उसी स्केच पेन का प्रयोग करके कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स के पेन से, 1 लाइन 2 लाइन 1 शब्द 2 शब्द को अंडरलाइन कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग कर सकते हैं, या एक आजकल हाइलाइटर पेन आता है चौड़े वाला ब्रश वाला, ठीक है, आपने पूरा उस शब्द के ऊपर ही या पूरी उस लाइन के ऊपर ही जो है आपने क्या कर दिया, एक बार उस पेन को चला दिया तो लिखी हुई चीज अंदर दिखती है और हल्के रंग से वो बाहर झांकती हुई दिखाई देती है, तो तुरंत परीक्षक का दिमाग वहां पे जाएगा, ये क्या लिखा है, इसने किस चीज को इसने क्या किया है, हाईलाइट करने का काम किया है, और तुरंत पढ़ते ही उनको मालूम हो जाता है बिल्कुल सटीक बात है जिसको इसने हाईलाइट किया। फिर आपकी पूरी कॉपी वो पढ़ने नहीं जा रहा है, एक इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अंग्रेजी में कहावत है। पहली छाप अगर आपकी अच्छी पड़ गई तो फिर आदमी आपको हमेशा अच्छा ही समझता है, बाद में थोड़ा बहुत आपने लूज राइटिंग भी कर दी है तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या हो गया, इतना अच्छा हो गया है कि आपको गुड मार्क्स मिल जाते हैं। तो परीक्षा में उत्तर लिखते समय आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा है कि आपकी राइटिंग एक दिन में अचानक परीक्षा कक्ष में नहीं सुधरने वाली, ये तो बेसिक कक्षाओं का आपका ट्रेनिंग है। आप 1 से 5 तक पढ़ते हुए अधिकतर यही सीखते हैं, कैसे शुद्ध शुद्ध पढ़ना है, कैसे शुद्ध शुद्ध बोलना है, कैसे शुद्ध शुद्ध हमको लिखना है, जिसमें लेख भी अच्छे हो, मात्रात्मक अशुद्धि भी ना हो, वर्तनी भी हमारी सही हो, ये सब 1 से 5 तक की ट्रेनिंग है। अगर 1 से 5 तक भी आप नहीं सीख पाए कोई बात नहीं, अगर दृढ़ संकल्प है तो मैं तो ये देख रहा हूँ तमाम परिवारों में ऐसे भी बड़े बुजुर्ग हैं जो अपने समय में पढ़े ही नहीं, लिखे ही नहीं, और आज घर में छोटे छोटे बच्चे नाती पोते पढ़ करके उनसे अंग्रेजी बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। तो कुछ बूढ़े लोगों के अंदर प्रेरणा जग रही है, लाओ हम भी जरा लिखना सीखते हैं, लाओ हम भी जरा बोलना सीखते हैं, एंड दे आर ट्राइंग एंड दे आर डूइंग बेस्ट। ये भी मुझे देख के बड़ी खुशी होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप खुद की अपनी कमियों को अगर इंट्रोस्पेक्ट करके अंतर्मुखी होकर के जाने कि मेरी लिखी हुई चीज मुझे ही अच्छी नहीं लग रही, उसकी लिखी हुई चीज मुझे ज्यादा अच्छी लग रही, ऐसा तो होता होगा ना, फील होता होगा, ठीक है, तो मैं कैसे उसके तरीके से लिख सकता हूँ। तो रोज आप एक पेज घर बैठ करके जो है कोई चीज देख करके लिखने का अभ्यास कीजिए, लिखने का अभ्यास कीजिए, अक्षर आपके सुंदर बनने लगेंगे, अच्छे बनने लगेंगे। तो अक्षर आपके स्पष्ट हो, मात्रात्मक अशुद्धियां कम से कम हो, शब्दों के बीच में थोड़ी दूरी बना करके लिखिए, और एक उत्तर खत्म हो जाए तो दूसरा उत्तर लिखते समय भी 1 लाइन का गैप कर लीजिए, जिससे कि हर चीज एक आपस में क्या है, एक पेज पे भी दिखे, लेकिन एक पेज पे थोड़ी दूरी बना करके भी दिखे। और हाइलाइटर, मार्कर पेन्स का, स्केच पेन्स का इस्तेमाल कीजिए, आपके उत्तर लिखने के इस विधि से आपको अंक अच्छे मिलेंगे। धन्यवाद सर। परीक्षा में कम अंक आने का डर और परिवार की अपेक्षाओं को संतुलित कैसे करें? हर एक माँ बाप का एक सपना होता है, जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो बड़े अरमान हमारे माँ बाप पाल लेते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके ये होगा, वो होगा, इतना बड़ा बनेगा, उतना बड़ा बनेगा। कोई माँ बाप ये नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे में वास्तव में कौन सी एक ऐसी प्रतिभा है, अगर उस पे ध्यान दिया जाए तो वो उस क्षेत्र में होगा। और समाज में, हमारे परिवार में हमारे एक व्यवस्था बनी हुई है, और वो व्यवस्था यही है कि सबको स्कूल जरूर भेजना है, पढ़ाना है, कम से कम हाई स्कूल तो पढ़ा ही देना है। उसके बाद अगर उसका पढ़ने में मन लगता है तो इंटर भी करा देंगे, ग्रेजुएशन भी करा देंगे, पीजी भी करा देंगे, ये तो है। लेकिन आप खुद ही सबसे पहली चीज कि भीतर और बाहर से स्पष्ट रहिए। स्पष्ट होने का मतलब अपने माता पिता को, जब आप थोड़े समझदार हो गए हों, आप बातचीत के जरिए उनको बताने का प्रयास कीजिए कि मेरी रुचि इसमें ज्यादा होती है, मुझे ये करने में अच्छा लगता है, गणित लगाने में, सवाल लगाने में मुझे बड़ा मजा आता है, अंग्रेजी पढ़ने लिखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, गाने में मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, ठीक है। तो इस तरीके की बातों को शेयर करें और उनको कन्विंस करें, तो आपको उस लाइन में आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं किसी दूसरे की, उसको हम अपने दिल में आत्मसात करके दबाव बनाना है। हम क्या है, अगर ये हम समय रहते पहचान लेते हैं, जल्दी जल्दी पहचान लेते हैं और दूसरे को एहसास करा देते हैं। दूसरे में किसको एहसास कराना है? जो आपका पालन करता है, क्योंकि वही आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ा है, दुनिया नहीं खड़ी है, जान लीजिएगा। माँ बाप के सिवाय
आपके पीछे कोई चट्टान की तरह खड़ा नहीं है। चाहे आप अच्छी स्थिति में हैं, चाहे आप बुरी स्थिति में हैं। आप फेल भी होंगे तो सबसे पहले ढाढ़स कौन देगा? माँ बाप देगा। आप पास भी होंगे तो वो खुल के खुशी का भी इजहार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा खुश होकर के आपको इजहार कर देगा तो उसको ये भय है कि कहीं बच्चा इसी बहकावे में बह न जाए और फिर आगे मेहनत ही न करे। आज ही वो मान लिया कि हम तो चैंपियन हो गए, अब फिर दोबारा चैंपियन बनने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। चैंपियन हुए कहाँ? एक छोटे से कक्षा स्तर के लिए। अभी अगली कक्षा फिर हम एक नई चुनौती के रूप में आगे वहाँ भी चैंपियन होना है। तो इस तरीके से टुकड़े 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 हम अपने एम्स को समझते रहें और उसको बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश में लगे रहें। इन सभी सूत्रों का प्रयोग करते हुए तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का न तो स्वयं का दबाव आएगा और न ही आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं, परिजन हैं, शिक्षक हैं या आपके साथ के साथ जो पढ़ने वाले सहपाठी हैं, उनका भी दबाव आपके ऊपर नहीं आने वाला है। ये कैसे आएगा? सतत और कठिन प्रयास करने से आएगा। बच्चों हमेशा एक बात जो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, केवल सपने देखिए, इतना ही काम नहीं। सपने जो आपने देखे हैं उन सपनों को पाने का हकीकत के जीवन में प्रयास भी करना है, तब जाकर के वो सपने हमारे क्या होंगे? साकार होंगे। अधिकतर 99% लोग सपने ही ज्यादा देखते हैं, विचार ही ज्यादा रखते हैं, वार्तालाप में ही ज्यादा एंगेज होते हैं। ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, मैं रहता तो ये कर देता, मैं रहता तो वो कर देता। लेकिन जब करने की परिस्थिति आती है तो पता चलता है कि करना इतना आसान नहीं है। कोई भी काम हो, पढ़ाई हो या किसी भी प्रकार का काम हो, तो किसी काम को करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना, मेहनती होना, कठिन परिश्रमी होना और निरंतर होना, कंटिन्यूअस होना, यह 3 काम अगर है तो आप न स्वयं का दबाव बिल्डअप कर पाएंगे, न ही आपके आसपास का कोई व्यक्ति आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव बिल्डअप कर पाएगा और आप हमेशा हर एक कठिनाई से आसानी से आगे बढ़ते निकल जाएंगे। धन्यवाद सर। हमारा अंतिम सवाल है कि आपने अपने विद्यालय में बोर्ड परीक्षार्थियों की बेहतर तैयारी हेतु कौन कौन से कदम उठाए हैं? बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए 3 साल भर आपकी जो कक्षाएं चलती हैं वो कितनी बेहतरीन चल रही हैं और उसमें आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो पहली आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता, समय समय पर आपके उस विषय का परीक्षण होता रहे। एक चैप्टर आपने पढ़ा, इसमें कितना सीखा, तो एक सडन टेस्ट के रूप में या इन्फॉर्म करके कि चलो इस महीने की 20 तारीख को हम लोग इस विषय का टेस्ट लेंगे, कितने 3 पाठ जो पढ़ चुके हैं उसका, या जो वर्तमान में पाठ पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो उससे आपका लेवल क्या होता रहेगा? ज्ञान का बढ़ता रहेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा कि इस बार टेस्ट में मेरे 20 में 18 नंबर आए थे, अगली बार टेस्ट में मेरे 20 में 19 नंबर आ गए, अगली बार 20 में 20 आ गया। इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं? आप जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता चला जाएगा। और तीसरी चीज, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तो एक निश्चित इंटरवल के बाद सरकार के पाठ्यचर्या में शामिल है कि आपकी एक अर्धवार्षिक परीक्षा हो। अर्धवार्षिक परीक्षा में उस समय तक पढ़ाए गए समस्त कंटेंट का मूल्यांकन कर लिया जाए, तो उसमें बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास कीजिए। बच्चे क्या करते हैं? अर्धवार्षिक परीक्षा है, बेमन से आकर के परीक्षा में बैठ गए, या फिर किसी ने उनको बुद्धि दे दी गलत कि तुम तो बोर्ड परीक्षार्थी हो, तुम्हारा तो असली रिजल्ट क्या है? बोर्ड का परीक्षा फल है, इसलिए इस परीक्षा फल से कोई तुम्हारा लेना देना नहीं है। तो लड़का ढीला पड़ जाता है पढ़ाई में, तैयारी में, परीक्षा देने में। कुछ लोग ये राय दे देते हैं कि मेडिकल लगा देना, पढ़ जाओगे आगे। तो ये जितने भी रायदाता आपके ऐसे हैं वो सब आपके तात्कालिक रूप से तो दोस्त लगते हैं। अरे इसने तो मुझे इस समस्या से बचा लिया, परीक्षा में बैठने में डर लग रहा था, इसने बचा लिया, लेकिन वास्तव में वो सब आपके दुश्मन, आपके भविष्य के क्या है? वो दुश्मन है, आपके भविष्य के रास्ते को अंधेरा कर रहे हैं। तो उस पर न जाइए, आप स्वयं पे विश्वास कीजिए, स्वयं के कार्यों को सही ढंग से करते रहिए। तो अर्धवार्षिक परीक्षा है, फिर प्री बोर्ड परीक्षा आपकी होती है और तब फिर अंतिम परीक्षा आपकी बोर्ड के द्वारा दी जाती है 10वीं और 12वीं कक्षा में। तो ऐसी स्थिति में बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा के बीच का जो समय है, इस बीच के समय में कई बार मैंने आपसे भी कहा है, प्रार्थना सभा में भी कहा है, कक्षाओं में जाकर के भी कहा है कि यदि आप पिछले 5 वर्ष के बोर्ड के पेपर्स हर एक विषय का हल कर लें, उनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखें, केवल नहीं कि पढ़ें, पढ़ करके उस प्रश्न का उत्तर विषय अध्यापक से संपर्क करके, पाठ्य पुस्तक से संपर्क करके बेहतरीन से बेहतरीन उसका उत्तर क्या हो सकता है प्रश्न के अनुसार, छोटा उत्तर कि बड़ा उत्तर कि बहुत बड़ा उत्तर, उसमें कितने चित्रों का समावेश किया जाना जरूरी है, कितने नई नई बातों का समावेश किया जाना जरूरी है, ये सब आप अगर कर लेते हैं तो ये मान के चलिए, मेरा अपना विश्वास है
कि सहज तैयारी का यही एकमात्र मूल मंत्र है कि विगत 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल कर लिया जाए और उसी उत्तर को फिर आप परीक्षा आने से पहले तक जितना समय मिल रहा है बार बार दोहराते रहिए, रिपीट करते रहिए। आपकी मेमोरी में अधिक से अधिक वो बैठ गया। आप सच मानिए, जब पेपर देने जाएंगे, जो पेपर मिलेगा, अगर उसमें 30 सवाल हैं तो 25 सवाल आपके उसी 5 साल के प्रश्न पत्रों में से आएंगे। 5 ही सवाल ऐसे हो सकते हैं जो कुछ नए प्रकार के हो सकते हैं, वो भी 5 बिल्कुल नए नहीं होंगे। उस 5 में भी इन्हीं में से कुछ न कुछ दाएं बाएं जोड़ करके इधर उधर आपको समाविष्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये प्लान है आपका बोर्ड परीक्षा में बैठने का, जिसके कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन से बोर्ड परीक्षार्थियों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम ब्रेक लेते हैं। 5 मिनट के बाद अगले भाग में हम फिर से उपस्थित होंगे विषय अध्यापकों के साथ, जो अपने विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने की रणनीति हम तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत।